नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2 टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर काम शुरू हो गया है। एआई की जांच में यूपी में करीब 1.25 करोड़ डुप्लीकेट वोटर का पता चला है, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर फर्जी मतदाताओं का गहन सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर ऐसे मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष का बवाल जारी है। अब यूपी में एसआईआर की तैयारी से सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है, लेकिन बिहार वाला एसआईआर यूपी में भी लागू होने की खबर से विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष परेशान है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। 2 टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। नए सिरे से उसका परीक्षण करके मतदाता सूची पंचायत चुनाव के लिए बनाई जा रही है और आगे निर्वाचन आयोग विधानसभा को दृष्टि में रखते हुए भी मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करने की बात कर रही है। ये प्रत्येक वर्ष की प्रक्रिया है और ये निर्वाचन आयोग करता ही है। जिस विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, वो सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करती है। समाजवादी पार्टी जो एसआईआर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें क्रांति करेगी। वोट काटना है काटो, लेकिन वोट जोड़े भी जाएंगे और जो जिंदा है उनका वोट बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं भी कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ नहीं हुई और अब जिस वोट से बीजेपी चुनाव जीतती आई है उसी वोट को गलत बता रही है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर का कोई बहुत फर्क पड़ेगा। और ऐसे में बड़े सवाल। बिहार टू यूपी एसआईआर पर अखिलेश के आरोप से बढ़ी तकरार। पंचायत चुनाव से पहले होगी जांच, फर्जी वोटर्स पर आएगी आज। एसआईआर पर विपक्ष करे क्लेश, वोटरों की जांच पर सवाल उठाया अखिलेश। चुनाव आयोग का यूपी में अभियान, विपक्ष हुआ परेशान। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, स्वागत होना चाहिए। अगर कहीं डुप्लीकेट है, फर्जी है मतदाता, तो पुनरीक्षण हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आराम से वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, चाहे जो भी चुनाव। लेकिन जब आप चुनाव हारने लगते हैं तो आप पुलिस प्रशासन का उपयोग करते, बंदूक लहराते, आई कार्ड चेक करते हैं, नागरिकता चेक करने लगते। ये भी देश ने देखा है। जब से उत्तर प्रदेश में 72 सीटों का सत्ता रखने वाले 33 सीटों पे सिमट गए और 400 पार का नारा देने वाले 350 के आसपास निकले, तो उसके बाद से इस देश में कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं लगातार सत्ता में बने रहने के लिए। इसका परिणाम इस देश ने देखा है। हमने पिछले आपके ही एक प्रोग्राम में ये बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर कैसे हुआ, महादेवपुरा की घटना आई, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लिख दिया गया कि ये नहीं है, वो लोग जाके पेश कर दिए गए। एक एक पिता के 20-30, 40-40 बच्चों के नाम पे वोट बनाए गए। ऐसी प्रक्रियाएं जब इस देश में हो रही, तब चुनाव आयोग क्या कर रहा था? अपोजिशन ने चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा किया। अनुराग ठाकुर जी भी चले आए, उन्होंने भी कहा ये सीट यहां पे भी हुआ। आपको नहीं लगता कि सरकार गहन जिम्मेदारी का परिचय दे रही है? तो लोकतंत्र में जो हजारों साल लड़ने के बाद जो वोट का अधिकार इस देश के आम नागरिक को मिला, आज उसका वो अधिकार खतरे में है और चुनाव आयोग का कोई मामले नहीं समझ में आ रहा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात से ऐतराज है कि आप जो गैर जरूरी ढंग से चुनाव जीतने के रास्तों पे तो आप काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चलता, बेरोजगारी चरम पे है, हालात आपसे सुधरते नहीं, स्कूल आपसे
करते नहीं तो क्या अब वोट चोरी ये बात रास्ता बचा है? ये इस देश के अपोजिशन के नेताओं की जो संख्या है, इस पे बहुत जिम्मेदारी से चुनाव आयोग को इसमें जवाब देना है। डॉक्टर सुधा जी, कहा जाता है कि ये तो हर साल होता है, पुनरीक्षण कार्यक्रम तो हर साल चलता है, इसमें नया क्या है जो विपक्ष इतना हो हल्ला कर रहा है, और सरकार कैसे जिम्मेदार? जब चुनाव आयोग की सारी बातों का उत्तर सरकार दे रही है तो जिम्मेदार कौन? ये प्रश्न शायद मुझसे पूछने से बेहतर है कि सरकार से नहीं, इसलिए मेरे सवालों को आपने वो कर दिया। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं। जी 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 राहुल जी, चलिए अभी जो आपका प्रश्न है कि हर साल होता है, हर साल होता है तो फिर इतनी खामियां, इतनी गलतियां जो कि भाजपा के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 राज्यों में बताई, कैसे हो गया? हमारी ही बात को जब भाजपा के लोग बोले तो आपको लगता है कि वो प्रश्न नहीं है, वो हमारे ऊपर प्रश्न है। ये कैसे हो जाता है भाई? जो चीज हर साल करनी है उसमें इतनी खामियां कैसे देखने को मिल रही हैं? और अगर खामियां मिल रही हैं और वो जानबूझ के किया जा रहा है और जानबूझ के एक घर में पूरा गांव बसाया जा रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, एक घर में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? कितने लोग रख सकते हैं? शायद 10, 20, 50, 60, 70, चलिए 100 मान लेते हैं। अब आप 1000 कर दीजिए, 100 भी रह नहीं सकते हैं, 50 भी नहीं रह सकते हैं, घर कई करने पड़ते हैं। तभी घरों के संयुक्त परिवार बढ़ते थे क्योंकि परिवार बड़ा हो जाता था। ये हम देश में हम देख चुके हैं, हर घर में देख चुके हैं, गांव बन जाते थे। लेकिन इस देश में अब ऐसा हो रहा है कि एक ही घर में कई लोग रह जाते हैं और जब आप जाके देखिए तो वहां पे कोई रहने वाला नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम उस पे चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं तो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या खामियों को दिखा के और बेईमानी की जा सकती है क्या? नहीं ना, इसका उत्तर तो नहीं होगा। जो राहुल जी ने कहा एक विधानसभा के पक्ष में, वही बात भाजपा के प्रवक्ता आते हैं और 6 राज्यों की बात कर देते हैं। हमने कहा कि एक ही व्यक्ति के 2 एपिक नंबर हैं, जिसमें विनय सिन्हा जी का नाम लिया, मेयर का नाम लिया, बहुत लोगों का नाम बताया। अब भाजपा आके फिर से वही कहने लगती है और हमसे कह रही कि हम शोर क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि सरकार के दबाव में, राहुल जी ध्यान से सुनिएगा। नहीं, वही आप आ रही हैं, मैं इसीलिए कह रहा था, सवाल यही था। संस्था देश में किसके उसमें चलाई जाती है? स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं कि कोई भी संस्थाएं स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है। एक सरकार, उस सरकार के साथ में स्वायत्त संस्थाएं होती हैं जो अपने कार्य को करती हैं, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। जवाबदेही जिम्मेदारी तय होती है ना, किसकी होती है? मेरी तो आपकी तो नहीं होगी ना। तो जाहिर सी बात है जिसके साथ मिलके ये चीजें हो रही हैं और वही बार बार उत्तर दे रहा है, और फिर आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि हम मोहल्ला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस तरह की खामियां SIR के बाद अगर बिहार में देखने को मिल रही हैं, इट मीन्स कि कहीं तो पूरी दाल काली है। काला वाला नहीं है, दाल काली है। क्योंकि जब 7 दिन का समय दिया था आदरणीय चुनाव आयुक्त जी ने, जो माँ बहनों की उसकी बात कर रहे थे कि कैसे दिखा दे 45 दिन बाद तक, कैसे दिखा दें, कैसे रखें, ये सारे प्रश्न आए थे। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अगर हम गलत थे तो 7 दिन का अल्टीमेटम कहाँ गया? नहीं आया ना। अब फिर भी आप प्रश्न मुझसे पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, राहुल जी से पूछेंगे, अखिलेश जी से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। तेजस्वी यादव, अखिलेश जी या फिर राहुल गांधी इसका उत्तर थोड़ी ना देंगे। इसका उत्तर वो देगा जिसकी वजह से ये प्रश्न उठ रहे हैं, उनसे प्रश्न किया जाए और एक वाजिब जवाब लेके जनता को बताया जाए। इसी की तो जरूरत है ना। इतना हो हल्ला जो हमें दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि अराजकता ला रहे हैं हम। अराजकता वो होती है जब बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नियम के, बिना किसी स्केचिंग के, बिना किसी एक परियोजना के आप कोई काम बस करना है, इसलिए करना है, दिखाना है इसलिए करना है। ऐसे काम नहीं होता, सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। यह देश आज स्वतंत्र नहीं हुआ है। इस देश की उस नींव को बहुत मजबूती से लोगों ने खड़ा किया है। जब जब चुनाव आयोग में सुधार की गुंजाइश थी, किया गया। शेषन जी आए, बहुत से लोग आए, जो खामियां थी वो सुधारी गई। अगर खामियों को मानेंगे ही नहीं तो सुधार की गुंजाइश कहां से रहेगी? भाई TN शेषन का नाम हम क्यों लेते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग में बहुत सुधार किए? इसका मतलब माना गया था कि सुधार की गुंजाइश थी। आज तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी प्रश्न होता है, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्थाएं भी सरकार के ही साथ में चलती हैं। ये आपको बताएंगे, ये शरद त्रिवेदी जी बताएंगे। पूछिए उनसे फिर।
सुन रहे हैं आपको वो। जी प्लीज, मेरा हो गया। शरद जी आप शुरू कीजिए अब। राहुल जी देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ये कांग्रेस ने बनाया था, जिसके तहत ये रिवीजन होता है। 13 बार रिवीजन हुआ है, जिसमें से 12 बार कांग्रेस के अंडर में हुआ है। कोई दिक्कत नहीं थी, हर बार रिवीजन होता था और ये सामान्य सी प्रक्रिया है। जब आप अगले चुनाव में जाते हैं तो कितने लोग मृत हैं, कितने लोग ट्रांसफर हो गए, कितने लोग स्थानांतरण हो गया है, कितने लोग जो है अब है नहीं, और तो और इन सब चीजों को, इन आंकड़ों को सामने रखा जाता है और उसका रिवीजन किया जाए। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। यहाँ पे समस्या ये है कि हमको करना धरना कुछ नहीं है, हमें खाली बखेड़ा खड़ा करना है। आप देखें कि अभी कुछ साल पहले ये चल रहा था कि साहब ईवीएम मशीन में घपला है। चुनाव आयोग ने कहा कि साहब आप आइए, हम आपको समय दे रहे हैं, ईवीएम मशीन को आप हैक करके दिखाइए। उनमें से कोई नहीं गया। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हर जिले से हमारे 20,000 वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि किस जिले से कितने आपके, क्योंकि इनको पहले से ही पता होता कि इनका वोटर कितना है, क्योंकि जो वोट डलाए जाते हैं, जो जबरन डलाए जाते हैं, उनको पता है कि हमारे 20,000 वोट हैं। तो उन्होंने कहा कौन से आपके 20,000 वोट काटे गए हैं, आप उसकी हमें सूचना लाके दीजिए। कोई सूचना नहीं दी गई। अखिल केजरीवाल जी ने इसी तरह का आरोप लगाया, उनसे कहा आप आइए, आप आके हैक करिए, फिर कोई नहीं आया। यहाँ अब भैया जो बिहार में सर्वे हुआ उसमें कल आया है कि 99.5% लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं आई है। और जो हमारी जितनी हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं, जिसमें दक्षिण भारत से स्टालिन साहब भी आए थे, उन सब लोगों ने मिलकर कुल 138 रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। 2.25 लाख रिप्रेजेंटेशन निजी आए हैं, जिसमें 33,000 जो है वो इंक्लूजन के लिए आए हैं। ये प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि अगर इसमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप आइए, आप हमको उसका। देखिए दो चीजें हैं शरद जी, इस चर्चा में दो चीजें उठी। कटियार साहब का कहना है कि जब आप हारते हैं तो कुछ ना कुछ ला देते हैं। लोकसभा चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का कहना है कि हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी जवाब देती है। देखिए जवाब, अगर हम राजनीतिक दल हैं, अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। यहां समस्या ये है कि इनके पास ये लोगों ने 138 रिप्रेजेंटेशन, जो चुनाव आयोग ने कहा कि आप आइए, आप अपने दल के 30 लोगों को लेके आइए, 30 सांसदों को हम आने की अनुमति दे रहे हैं, आप आइए, आपको जो कहना आप आके कहिए। तो ये 300 लोगों को लेके इन्होंने चुनाव आयोग का घेराव कराया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होता उस दिन तक आप कोई भी अगर बदलाव की बात कहते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उन्होंने कहा 11 दस्तावेज हैं, उनको मान्यता दी है कि आप इनको देख के आप इसका जो चयन करिए कि किस तरह जो है वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। लेकिन हमको सिर्फ एक ऐसा भ्रम पैदा करना है जनता के मन में कि पहले जो इन्होंने कहा था कि सब संविधान की हत्या हो जाएगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम तो फिर भी जीत के आए और हम सत्ता में, आज भी ना आरक्षण खत्म हुआ है ना संविधान की हत्या हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह का एक जो इनका मानस है कि हमको इस तरह की डाउट पैदा करना है, शक पैदा करना है लोगों के मन में, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के बाद होने क्या वाला है। तो इसको वकालत में कहते हैं पेशबंदी। केस क्या है वो अलग कहानी है, पेश क्या करना वो अलग कहानी है। तो इनको जब हार निश्चित हो तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। जनता के बीच में जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि हम क्यों हार गए। तो इसीलिए आप देखिए कह रहे हैं कि नहीं साहब पीडीए को सही जगह नहीं दी जा रही है। और मैं तो आज आप देखें कि कल पीडीए की जो इनकी सफलता है उसको अमेरिका ने भी माना है। वहां पे पीटर नवारो साहब ने कहा है कि ये ब्राह्मण है जो भारत में तेल बेच रहे हैं, ये तेल से जो फायदा हो रहा है ब्राह्मणों को हो रहा है। तो ये इनके पीडीए की सफलता है, क्योंकि अमेरिका ने भी समझा है कि अगर जाति में हम नहीं बांटेंगे, हम देश को तोड़ने का पहला तरीका है कि हिंदुओं को आप जाति में नहीं, वो बोस्टन ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है बोस्टन ब्राह्मण किसे कहते हैं। हालांकि ठीक है, उसका संदर्भ जोड़ लीजिए आप लोग, बात अलग अलग है। लेकिन सवाल यही है कटियार साहब कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत तो गुजरा जाता है। कहा जा रहा है कि पेशबंदी कर रहे हैं आप लोग, चुनाव होता नहीं उससे पहले हार का कारण ढूंढ लेते हैं। हाँ, आरोप ये भी लगे थे कि कई बार आप लोगों की तरफ से कि 20-20 हजार वोटर हमारे काटे गए, वहां इतने काट लिए गए, वहां उतने काट लिए गए। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम सत्ता पक्ष की सुने तो भ्रमित आप लोग कर रहे हैं, अगर हम आप लोगों की सुने तो स्थिति विकट है।
चुनाव आयोग की जवाबदेही भारत के संसद को है या नहीं, राहुल जी? और अगर संसद के चुने हुए 300 सांसद आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग के पास क्या 200-400 लोगों से बैठ के बात करने की जगह नहीं है? और क्या चुनाव आयोग की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर इतने बड़े पैमाने पे एक सवाल उठ रहा है तो उसको जिम्मेदारी से उससे संबोधित करें, उससे बात करें। करना धरना कुछ नहीं है, बखेड़ा खड़ा करना है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो उन पे लागू होती है कि आपको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना है। भाई, जिन मुद्दों पे आप सरकार में चुन के आए थे, पूरा देश पूछता है बेरोजगारी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, किसान के हमसे दुनिया भर के मुद्दे, 15 लाख उसका, काला धन इसका, फलाना धन उसका, उससे क्या करना धरना था भाई? आपने तो एक काम नहीं किया। तो ये बात अपोजिशन से मत करें। अपोजिशन का काम है सरकार के गलत कामों की जो जनहित के खिलाफ करते हैं उसका उजागर करना। आपने वोट लूटे हैं, ये पूरा देश जान चुका है। एक एक घर में 100 वोट, इतने फर्जी वोट पूरे देश के। मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बात करी थी, जहां पे बलराम दत्तात्रेय पाटिल साहब ने किया था। 87,000 फर्जी वोट डाले गए, एक एक वोट का रिकॉर्ड दिया है। चुनाव आयोग उस पर भी बात नहीं करती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब औरंगाबाद उसमें बेंच में ये मामला गया, ये जो चंद्रकांत लिम्बा पाटिल जी का जो केस था, अखिलेश कटियार जी, कोई फैसला नहीं हुआ। अखिलेश कटियार जी, देश का लोकतंत्र राहुल जी खतरे में। अखिलेश कटियार जी, आम आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका वोट है, वो ताकत खतरे में है। अखिलेश कटियार अगर जी, अपोजिशन के लोग या माननीय अखिलेश यादव जी इस पे बात करते हैं तो हम बखेड़ा बनते हैं। अखिलेश भाई, कटियार आपकी सरकार नहीं बन पाई, आपको उत्तर प्रदेश में 33 सीटों में समेट दिया। 72 की बात करते थे, अब आपको लगता है कि और ना खराब हो जाए तो टूट के बना लो। अखिलेश कटियार जी, चुनाव आयोग के पास बहुत लंबी चौड़ी टीम है ना। चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के ही अधिकारी हर जगह चुनाव कराते हैं, या ऐसा कुछ है कि जिला जो डीएम होता है वही चुनाव अधिकारी तैनात हो जाता है? बीएलओ कौन होते हैं ये भी बताते चलिए ना, कि जैसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ही सब कुछ कर रहा है। बीएलओ कौन होते हैं, या डीएम को क्यों कहा जाता है? जिला चुनाव अधिकारी क्यों नियुक्त कर दिया जाता है? सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है जब भी आचार संहिता लागू होती है। तो अगर इस सिस्टम को भी समझे ना तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने। आप महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं, सरकार पहले किसकी थी? अब कहा जाए कि चुनाव के दौरान ही सबका नाम जोड़ दिया जाए। अब एक बात ये भी उठ रही है, वो वाराणसी की एक लिस्ट सामने आई थी, पता चला कि मठ के ही अंदर जो शिष्य पढ़ते हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली, उनमें उनके पिता का नाम कह रहे हैं, देखिए इनके तो 48 बच्चे हैं। इन तमाम चीजें निकल के आई। अब कौन किसको भ्रमित कर रहा है ये समझ से परे है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि नहीं, आप बात तो सुनिए कि जो मैं भी यूपी का हूं, पता चलता है कि चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें तो नाम है, फिर गया वोट डालने के लिए, लोकसभा का नाम ही नहीं है, हमारे परिवार का 4 लोग का नाम कटा हुआ है। तो उसमें हम किसको दोष दें, किसको क्या कहें? ये तो हर बार का सिस्टम हो रखा है। पिछले 10-12 साल से क्या हाल हो रखा है, वोट काट देते, सिर्फ वोट के लिए नहीं काटते, इस बूथ के वोट को 10 किलोमीटर बाद का बूथ में नाम डाल देते। इस तरीके से एक बूथ पे अगर 20 वोट जो कमिटेड तौर पे किसी दूसरी अपोजिशन की पार्टी का है, अगर 15 से 20 वोटों का खेल कर दिया तो 400 तो वही मैं पूछ रहा हूं ना, बीएलओ किसे, 10,000 वोट का हो गया खेल। बीएलओ किसे बनाया जाता है, आप बता दीजिए ना। बीएलओ की भूमिका है, शहरी क्षेत्र अलग है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है। आपने जो अभी सवाल किया डीएम है, डीएम जो है या पुलिस वाले आपने संभल में देखा, आपने फैजाबाद में देखा बंदूक लेके लहरा रहे, तो कौन किसके रोकते हो? ठीक, मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं थोड़ा तार्किक बातें करना चाह रहा था। बीएलओ किसे बनाया जाता है, किससे बीएलओ जो जाते हैं नाम जोड़ना, सब हटाना काटना, क्या होता है बीएलओ? उसी गांव का व्यक्ति होता है, बूथ लेवल अफसर होता है। वो कौन होता है? क्या वो ऐसे थोड़ी है कि किसी को गांव में से उठा के बना दिया बीएलओ, आप बीएलओ है?
जो बीएलओ होता है, बीएलए होता है, ये वहां के जो पंचायत के अंदर जो लोग काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो राजपूत जी काम तो प्रशासन के अंदर होता है ना। मैं जो डीएम है, जो एसपी है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, इन सब लोगों के दबाव का प्रभाव भी जमीन पे दिखता है। प्रभाव दिखता है कि बूथ का फॉर्मेट तो पूरा कैसे चेक होता है। क्यों ना कहें कि कोई भी बीएलओ भला पार्टी से वो प्रभावित है, पता चलता है उनके वोटर हैं, उनके नाम काट दिए। ये तो होता है प्रधानी के चुनाव में, देखिए त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत होता है। अरे उनका उतना वोट है, काट दीजिए, चलता है, आज से नहीं बहुत पहले से चलता है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पारदर्शिता बरती जानी चाहिए या फिर हो हल्ला होना चाहिए। देखिए, पारदर्शिता होनी ही चाहिए, होनी नहीं होनी ही चाहिए। और हो हल्ला सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पारदर्शिता को ही समाप्त करने की कोशिश। अगर हमारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाते, राहुल जी आप बताइए, अगर प्रश्नों के जवाब मिल गए होते तो ये बात यहां तक कैसे बढ़ती? प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे हैं, और जो भी प्रश्न, जब पीसी में चुनाव आयुक्त बैठे हैं और उन प्रश्नों का सही उत्तर ना आया हो तो जाहिर सी बात है मन में संशय होगा। और अगर मन में संशय है, उनके उत्तर ना आ रहे हो उस संस्था के द्वारा जिसका उत्तरदायित्व है, जिसकी जवाबदेही है, तो ये सारे प्रश्न वाजिब बने रहते हैं हर समय के लिए। जनता को भी जानना है। अभी इन्होंने कहा, आप जानते हैं बिहार में जब पूछा गया कि क्यों राजनीतिक पार्टी ने दिया, ये रिसीविंग दे ही नहीं रहे थे। रिसीविंग नहीं मिलेगी तो आपकी तो किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं। अब आप मुझे बोलो कि आपको डिबेट में आना है और एंड वक्त पे मुझे आप लिंक न भेजो, तो मेरे डिबेट में आने ना आने की स्वीकृति का कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। दिक्कत इस बात की है कि आप हीला हवाली या कुछ भी करके अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन तथ्यात्मक रूप से चीजें हो रही होती तो ये हो हल्ला का बेस कहां होता? किसी भी चीज के लिए अगर आप उसका आधार दोगे, उसका जवाब नहीं दोगे, तो इस देश की जनता को आप, अब ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि आप देश की जनता को मूर्ख समझना बंद करिए, तो ये सच में बंद करना पड़ेगा। जुमला नहीं चलेगा क्योंकि जनता जागरूक है। और मैं आपके इस जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहूंगी कि तथ्य हम बोले या सरकार में बैठे हुए लोग बोले, जांचिएगा जरूर, क्योंकि ये झूठ बोल के, जुमलेबाजी करके आपको हर तरफ से। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक चीज ये भी निकल के सामने आया, विपक्षी पार्टियां ये कहते हैं कि पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। अब इतने तो अगड़े भी नहीं है कि जिता देंगे सब मिलके, इतना वोट भी तो नहीं है। राहुल जी, आप भी जानते हैं कि अगर एक घर में 100 लोग घुसा देंगे, 200 घुसा देंगे, पूरा गांव कर देंगे, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। जब राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था कि 6 जगहों से हम जीत रहे थे, एक जगह से हार गई और इनका विधायक बन जाता है। तो आप समझिए ना कि कौन सा हेराफेरी, कौन सा खेल है। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, हम तो कह रहे हैं हम जीते हो चाहे ये जीते हो। अगर ये शरद त्रिवेदी जी, जब ये सब करना था तो 400 पार क्यों नहीं कर लिया आप लोगों ने? फिर वही बात मैंने शरद जी से सवाल कर रहे हैं। सुनिए राहुल जी एक लाइन में कहना चाहूंगी, लोकतंत्र की दिखावे की जो राजनीति है ना, उसमें ये करने की तो कोशिश पूरी वही कर रहे हैं, ये पूरी चोरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये चोरी करके सरकारों को, मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, जिस तरह से खरीद के विधायक बनाए गए हैं इन लोग, कैसी बात कर रहे हैं आप? लोकतंत्र की सीधे हत्या हुई और आप कह रहे हैं कि कैसे कर लेंगे? लोकतंत्र को सीधे चिन्हण करने वाले लोग इस तरह से नहीं, मैं शरद जी से कह रहा हूं, तो अगर सेंधमारी भी कर रहे हैं वोटर्स के बीच में, तो 400 पार का जो नारा दिया था सही दिया था आप लोगों ने, लेकिन चूक गए। मैं सवाल तो करने दीजिए सुधा जी, सवाल तो करने दीजिए। 50 लाख में लाख बढ़ा दिया जीतने का, पूरा हो गया। अब बताइए, अब त्रिस्तरीय चुनाव के लिए भी कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, आपका प्रश्न? हाँ, शरद जी से था। देखिए, सुधा जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि साहब ये जो, क्योंकि खरीद फरोख्त एमएलए और सांसद की इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जेएमएम ब्राइबरी केस में तो इनके ऊपर जुर्म साबित हुआ था, कितने पैसे दिए गए थे वो भी रिकवर हुए थे और किसने दिए थे वो भी पता चल गया था। मैं आज सुबेरे के अखबार के जो हेडलाइन है, ये सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है विपक्ष से कि what is bothering us is that despite all these directions passed by the Supreme Court, the political parties have come out with only 128 claims and objections.
booth level agents at grassroots level or party workers, why are BLAs not coming out with the list of people allegedly excluded from the draft? आप क्यों नहीं बता रहे? सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है कि साहब अगर कोई ऐसी बात हुई तो आप लेके आइए। वो कह रहे हैं कि ये डिलीशन में ज्यादा, इंक्लूजन में इंटरेस्टेड नहीं है, डिलीशन में ज्यादा। शरद जी, भाई सबको विश्वास है जनता की अदालत पर। देखिए, पिछले 2012 से लेके आज तक विपक्ष उत्तर प्रदेश का कोई चुनाव नहीं जीता है विधानसभा का। और पिछली बार कैसे चुनाव जीते हैं, संविधान की हत्या और आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सबको पता है। अब इनको ये समझ में आ गया है कि साहब अगर हम जो है वोटर मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हम तो सीधे बूथ पे जाके जब चुनाव होता है तो ईवीएम मशीन को ये कह रहे हैं कि साहब ईवीएम मशीन हैक हो जाती है। तो जब ईवीएम मशीन हम हैक कर रहे हैं तो हमें इसको करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिस दिन तक नॉमिनेशन होगा उस दिन तक भी अगर आप कोई ऑब्जेक्शन लेके आ रहे हैं तो उसको भी सुना जाएगा, लेकिन इनको नहीं सुनाना है। कटियार साहब तो उनका तो बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, वरिष्ठ नेता है वो बता दें कि साहब जो अभी बता रहे थे कि जब 400 सांसदों से आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या 400 लोगों से आप बात कर सकते हैं? 30 लोगों को उन्होंने कहा आप अपने नुमाइंदे भेजिए, कौन सांसद है जो आपकी बात कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको तो अब चुनाव आयोग को घेरना है और फिर बताना है कि देखिए संविधान की हत्या की जा रही है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप आखिरी दिन तक कहिए। तो सारा विपक्ष मिलकर 138 खाली ऑब्जेक्शन लगा सका है। ये जो बता रहे हैं कि 100 लोग हैं, नहीं है। जो अभी राहुल जी ने एक मीटिंग करी थी, शायद अपनी लाइब्रेरी में बैठ के वो मीटिंग हुई थी, जिस व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरा नाम काट दिया गया, उसका वीडियो चुनाव आयोग ने जारी किया था कि उस व्यक्ति ने कहा कि साहब उनसे जो वहां के बीएलओ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी 2 जगह से नाम आ रहे हैं, आप कहां से नाम चाहते हो? उन्होंने कहा हमारा फलानी जगह से नाम कर दिया। उन्होंने ठीक है, हम आपके नाम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब देखिए हमारा तो नाम काट दिया गया। आज तक कोई जितने तेजस्वी यादव जी 2 वोटर आईडी कार्ड लाए थे उसमें पता वो तो ठीक है शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, अब त्रिस्तरीय चुनाव के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग को कहा जा रहा है लगा दिया गया है। मैं सुन नहीं पाया आपको। राज्य निर्वाचन आयोग अब लग गया त्रिस्तरीय चुनाव के लिए भी, पंचायत चुनाव को लेकर भी। नहीं तो वही करेगा, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, सरकार नहीं कहेगी, वो एक स्वतंत्र स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो इसकी देखभाल करेगा। अगर वहां भी इनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो ये वहां भी फाइल कर सकते हैं। जो अभी चुनाव आयोग ने कहा था कि हम 30 सितंबर तक का समय दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेशन तक की डेट हम आपको दे रहे हैं, जिस दिन पहला। चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय चुनाव के लिए अब एक बार फिर मतदाता पुनरीक्षण के काम में। सवाल की सियासत भी जारी है। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा अब गरमाने लगा है। सवाल है कि किस तरीके के सवाल विपक्ष अब उठाएगा और सत्ता पक्ष किस तरह से जवाब देगा। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।